वेलकम फ्रेंड्स, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज जियोग्राफी की सीरीज में हम नदियों में बात करेंगे खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। आज हम बात करेंगे पश्चिम भारत नदी तंत्र की, या कहें पश्चिमी भारत में स्थित नदी तंत्र। आज हम उन नदियों की बात करेंगे जो अलग अलग राज्यों से निकलकर कहाँ गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में। तो आज हम जिन नदियों की बात करेंगे उसमें ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी, साबरमती नदी तथा लूनी नदी की बात करेंगे। दोस्तों, ये जो डायग्राम बनाया है इसमें मैंने अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं बनाई हैं, जिसमें इस पर्वत श्रृंखला का नाम है मैकल पर्वत श्रेणी, इस श्रृंखला का नाम है विंध्यांचल, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है सतपुड़ा, और इसका नाम है अजंता। उत्तर में जो श्रेणी दिखाई दे रही है ये है अरावली श्रेणी, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इन नदियों में। मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी नदियां बनी हैं इनमें सबसे जो लंबी नदी है वो है नर्मदा नदी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर आता है नर्मदा नदी। यह क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा नदी तंत्र है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी तंत्र। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नर्मदा नदी तंत्र से। नर्मदा नदी दोस्तों मैकल पर्वत श्रेणी में अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से क्या होती है, उद्गमित होती है। यहाँ से दो और अन्य नदियाँ प्रवाहित होती हैं। एक है सोन नदी जो कि उत्तर बहते हुए जाके गंगा से मिल जाती है, दूसरी है जोहिला नदी जो कि आगे जाकर किससे, सोन से मिल जाती है। तो अमरकंटक से तीन नदियाँ निकलती हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से प्रवाहित होकर पहाड़ी भागों में आगे बहते हुए ये दो प्रमुख जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिसका नाम है आपका दुग्धधारा तथा कपिलधारा। ये दोनों आपका अनूपपुर जिले में स्थित हैं। इसके बाद यह डिंडोरी मंडला जिलों में होते हुए जबलपुर पहुंचती है और थोड़ा सा मैदानी व डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद नर्मदा नदी जबलपुर में एक और जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसका नाम है आपका क्या, भेड़ा घाट। ठीक है, तो भेड़ा घाट ध्यान रखिएगा कहाँ है, जबलपुर में स्थित है। यहीं पर इसकी एक सहायक नदी आकर मिलती है, बरगी नदी। कौन सी नदी दोस्तों, बरगी नदी आकर मिलती है, और बरगी नदी पर ही एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है बरगी बांध। बरगी बांध को दोस्तों हम एक और नाम से जानते हैं, अवंती बाई सागर नाम से। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नर्मदा नदी आगे होशंगाबाद जिलों में प्रवाहित हुई आगे बढ़ती है तथा सतपुड़ा से आकर इससे एक और नदी मिलती है, तवा नदी। तवा नदी दो धाराओं में है, छोटी तवा और बड़ी तवा। तवा नदी नर्मदा से मिलती है और तवा नदी पर ही मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध स्थित है, तवा बांध, जो कि 1312 मीटर लंबाई में है। इसके बाद नर्मदा नदी आगे बढ़ती है और जबलपुर से ही ये क्या बनाती है, भ्रंश घाटी बनाते हुए आगे मालवा के पठार में बहती है। मालवा के पठार को ये क्या करती है, काटते हुए आगे बढ़ती है तथा ये कहाँ पहुँचती है, आपका गुजरात। गुजरात में यह है भड़ौच के निकट। किसके निकट दोस्तों, भड़ौच। भड़ौच के निकट कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र। इसकी लंबाई की बात करें तो नर्मदा नदी की लंबाई आपका समथिंग 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और मध्य प्रदेश में कितना बहती है, तो 1077 किलोमीटर ये कहाँ बहती है, मध्य प्रदेश में। अगर हम नर्मदा नदी के अपवाह तंत्र की बात करें तो दोस्तों लगभग इसका अपवाह तंत्र 98,795 वर्ग किलोमीटर है ना। लगभग मोटा मोटा याद रखेंगे तो 1 लाख वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह तंत्र है। और इसका अपवाह तंत्र कितने राज्यों में है, तो आप देखेंगे 3 राज्यों में दिखाई देगा, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र। लगभग इसके अपवाह तंत्र का दोस्तों हम देखेंगे तो 87% भाग नर्मदा के अपवाह तंत्र का 87% भाग कहाँ पड़ता है,
मध्य प्रदेश में पड़ता है। लगभग 11% भाग कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, तथा 2% भाग कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो ये इसके अपवाह तंत्र के बारे में है। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, आगे देखते हैं। नर्मदा नदी में स्थित प्रमुख परियोजनाओं में दोस्तों 3 बड़ी परियोजनाएं हैं, जिसमें से हम पहली बरगी परियोजना देख चुके हैं। दूसरी जो बड़ी परियोजना है वो है इंदिरा सागर परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों? इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना को हम हरसूद या पुनासा भी कहते हैं। यह खंडवा जिले में स्थित है। किस जिले में? खंडवा जिले में स्थित है। इस परियोजना के चलते ही नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि इस परियोजना के दौरान बहुत सारे लोग अपनी जगह से विस्थापित हो रहे थे, बहुत सारी कृषि भूमि डूब क्षेत्र में आ रही थी, वह वहाँ के जो जंगल थे, फ्लोरा फाउना थे, वो क्या हो रहे थे? प्रभावित हो रहे थे। इसके विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, जिसकी प्रमुख थी कौन? मेधा पाटेकर। कौन थी? मेधा पाटेकर। इसके बाद नर्मदा नदी मध्य प्रदेश व गुजरात की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है तथा गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में इस पर जो डैम बना है सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध बना है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध। यह भारत के बड़े डैमों में से एक है और हाल में ही इसकी अभी लंबाई क्या की गई है? बढ़ाई गई है ना। सरदार सरोवर की बात करें तो यह डैम लगभग आपका 382 मीटर ऊंचा है और यह नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध है। नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध है। इसी सरदार सरोवर के निकट ही हाल में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है, जो कि विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति में से है। तो ये था आपका क्या? नर्मदा नदी तंत्र के बारे में। अब नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी कई सहायक नदियां हैं, पर जब अपन एमपी जीके पढ़ेंगे या मध्य प्रदेश पीएससी या एमपी के एग्जामों के लिए मध्य प्रदेश को हम अलग से पढ़ेंगे। अभी भारत के भूगोल में मध्य प्रदेश उतना नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको कुछ इनकी सहायक नदियों के नाम बता देता हूँ, जिसमें प्रमुख है आपकी हिरण नदी, तवा नदी, बरगी नदी, हथनी नदी, शेर नदी, शक्कर नदी। ये नदियां क्या हैं? आपकी नर्मदा की प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा के बारे में 2 और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नर्मदा नदी किस घाटी का निर्माण करती है? तो यह भ्रंश घाटी। किसका? भ्रंश घाटी, या जिसे हम कहें रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है? विंध्याचल और सतपुड़ा क्या है? 2 ऊंचे पर्वत हैं तथा इनके बीच का जो भाग है वो क्या हो गया? दब गया है। तो ये क्या बनाती है? भ्रंश घाटी बनाती है। विंध्याचल और सतपुड़ा 2 ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्तर पर्वत के उदाहरण हैं और बीच में क्या बन रही है? रिफ्ट वैली बन रही है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? नर्मदा के बारे में। दूसरी बात करते हैं कि नर्मदा के प्राचीन नाम क्या है? तो इसको हम मैकल सुता भी कहते हैं। मैकल पर्वत से निकलती, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मैकल सुता के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम नोमो देवी भी मिलता है अपन को। कई जगह अपन को इतिहास में नर्मदा के अलग अलग नाम मिलते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं ताप्ती नदी में। ठीक है, ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी का उद्गम अपन कहाँ देखेंगे? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो दक्षिणी ढाल है वहाँ पर एक मध्य प्रदेश का जिला है बैतूल, और तहसील कौन सी है? मुल्ताई तहसील। कौन सी तहसील है? मुल्ताई तहसील। मुल्ताई तहसील से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। इसके बाद ताप्ती नदी महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और वापस से फिर ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए फिर महाराष्ट्र पहुंचती है और यह सूरत के निकट
कौन सा जिला दोस्तों? सूरत, गुजरात में स्थित है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी में दो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि ताप्ती नदी के किनारे कौन सी प्रमुख आपका परमाणु संयंत्र स्थित है। तो ताप्ती नदी के किनारे कौन सा स्थित है? काकरापारा, सूरत में ही। कौन सा है? काकरापारा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। काकरापारा कहाँ है? काकरापारा गुजरात में है। किस नदी पे? ताप्ती नदी के किनारे। इसके बाद बात करें हम कि ताप्ती नदी के किनारे स्थित प्रमुख कौन सा शहर है, तो एक शहर अपन को सूरत मिला, दूसरा अपन को महाराष्ट्र में भुसावल मिलेगा और तीसरा मध्य प्रदेश में बुरहानपुर मिलेगा। तो ये तीन प्रमुख जिले किसके हैं? ताप्ती के किनारे हैं। अपन बात करें ताप्ती की सहायक नदियों की, तो ताप्ती की सबसे प्रमुख सहायक नदी मिलेगी कौन सा आपको? पूर्णा नदी मिलेगी। कौन सी नदी मिलेगी? पूर्णा। ठीक है दोस्तों, पूर्णा के अलावा इसमें दो और नदियां मिलती हैं, दक्षिण से ही आती हैं। एक है बोरी नदी और दूसरी है गिरना नदी। दूसरी कौन सी है? गिरना नदी। तो ये ताप्ती की क्या है? सहायक नदियां हैं, पूर्णा, बोरी तथा गिरना नदी। ताप्ती नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है? तो ताप्ती नदी सतपुड़ा व अजंता पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। ताप्ती नदी के अगर हम बात करें लंबाई की, तो इसकी लंबाई दोस्तों लगभग कितनी है? तो इसकी लंबाई देखेंगे, ताप्ती नदी की लंबाई 700 समथिंग 24 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। बात करें कि इसका अपवाह तंत्र कितने राज्यों में है, तो ताप्ती का अपवाह तंत्र आपको दो राज्यों में दिखाई देगा, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में दिखाई देगा। ताप्ती के बात करें कि अपवाह तंत्र कितना बड़ा है, तो इसका अपवाह तंत्र लगभग 65,174 वर्ग किलोमीटर है। ये डाटा थोड़ा यहाँ वहाँ हो सकता है, पर आप मोटा मोटा 65,000 ध्यान रखिएगा। तो 65,000 लगभग 174 वर्ग किलोमीटर क्या है? ताप्ती का अपवाह तंत्र है। तो अपन को ये क्वेश्चन यहाँ से मिले, यहाँ इन दो नदियों से बनने वाले क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि पश्चिम में बहने वाली या पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। ठीक है, भ्रंश घाटी का निर्माण कौन करती है? नर्मदा नदी करती है। एस्चुरी का निर्माण कौन सा करती है? तो ताप्ती तथा आपका नर्मदा दोनों किसका? एस्चुरी का निर्माण करेंगी। मुल्ताई से कौन सी नदी निकलती है? तो मुल्ताई से ताप्ती नदी निकलती है। काकरापारा किस नदी के किनारे है? तो काकरापारा ताप्ती नदी के किनारे है। भड़ौच किस नदी के किनारे है? भड़ौच नर्मदा नदी के किनारे है। सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे है। सरदार पटेल की मूर्ति किस नदी के किनारे है? तो इनकी मूर्ति नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? तो मैकल पर्वत से होता है। नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होती है। तीसरी नदी हम देखते हैं कौन सी दोस्तों? माही नदी। माही नदी का उद्गम धार जिले से होता है, मध्य प्रदेश के धार जिले से, विंध्याचल पहाड़ियों से। ये जो विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक विस्तृत हैं। पश्चिम में इनका रूप कटा फटा दिखाई देता है, जबकि पूर्व में यह अपने वास्तविक रूप में दिखाई देती हैं। तो माही नदी धार जिले से उत्तर की ओर बहते हुए प्रवाहित होती है तथा आगे क्या पड़ता है अपन को? अरावली श्रेणी। तो अरावली के श्रेणी का ढाल पड़ता है, उससे ये कहाँ दक्षिण की ओर मुड़ती है और मुड़ के कहाँ वापस गिरती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। माही नदी से जो एकमात्र क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? तो माही नदी। अपन देखेंगे कर्क रेखा जो है भारत में गुजरती है तथा यह भारत के लगभग 7 से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। यहाँ पे देख रहे, एक बार यहाँ पे काटेगी और लौटते हुए काटेगी। माही नदी की दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, एक आपका अरावली श्रेणी से निकलती है जिसका नाम क्या है? सोम नदी, और दूसरी मध्य प्रदेश में बहती है जाखम नदी। तो सोम और जाखम माही नदी की क्या हो जाएंगी? दो सहायक प्रमुख नदियां हो जाएंगी। माही नदी की लंबाई की बात करेंगे दोस्तों, तो माही नदी की लंबाई लगभग आपको 500 किलोमीटर दिखाई देगी। कितने किलोमीटर? अगर हम बात करें कि माही नदी की लंबाई कितनी है आपकी, तो ये 553 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान में इसका अपवाह तंत्र आपको दिखाई देगा। माही नदी के बात करें कि इसका अपवाह तंत्र कितना बड़ा है, तो दोस्तों इसका अपवाह तंत्र लगभग आपका 34,842 वर्ग किलोमीटर का है। कितना है? 34,842 वर्ग किलोमीटर का इसका अपवाह तंत्र है, किसका? माही नदी का। तो ये था आपका माही नदी के बारे में। अब अपन आते हैं साबरमती नदी के बारे में। दोस्तों साबरमती का उद्गम कहाँ दिखाई देगा? अरावली के दक्षिण में स्थित मेवाड़ श्रेणियों में इसका उद्गम दिखाई देता है। अरावली का ही भाग कौन सा है? मेवाड़ श्रेणियाँ, और मेवाड़ पर्वत श्रेणियों में ही इसका उद्गम होता है। यहाँ हम बात करें कौन सा शहर स्थित है, तो यहाँ पर उदयपुर शहर स्थित है। कौन सा? उदयपुर। तो राजस्थान से उद्गमित होकर साबरमती कहाँ पहुँचती है? आपका गुजरात, और गुजरात में ही इसी के किनारे, साबरमती के ही किनारे एक प्रमुख शहर है जिसका नाम क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। साबरमती इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी ने अहमदाबाद में ही साबरमती के किनारे ही साबरमती आश्रम क्या किया गया था? स्थापित किया था। इसके बाद साबरमती आगे बढ़ते हुए कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर हमें 4 नदियाँ दिखाई दी जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, ताप्ती, नर्मदा, साबरमती तथा माही नदी। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्न में से कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है? 3 ऑप्शन आपका रहेगा, या तो आपका साबरमती, माही, नर्मदा, चौथा लूनी दे देगा। तो आपका सही आंसर क्या टिक होगा? लूनी नदी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए हम बात करते हैं लूनी नदी की। लूनी नदी दोस्तों थार मरुस्थल में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। बात करें ये राजस्थान की भी सबसे बड़ी नदियों में से एक है। लूनी नदी देखेंगे, ये जो मैंने बिंदी वाला पोर्शन बनाया है ये आपका मरुस्थलीय भाग है, तथा इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? कच्छ का रण बोलते हैं। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ होता है? पर्वत श्रेणी से होता है। इसके बाद ये मरुस्थलीय भाग में बहती है, और इसके बाद ये रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अब कच्छ का रण एक ऐसा एरिया है, इसे हम दलदली भूमि कह सकते हैं, है ना। वैसे तो ये रेगिस्तानी एरिया है, बारिश समुद्र का पानी यहाँ पर भर जाता है, नमकीन पानी, जिससे क्या बनती है? दलदल, जिसे हम रण बोलते हैं। कच्छ के 2 रण हैं, एक छोटा रण है और एक बड़ा रण है। उत्तर में बड़ा रण मिलेगा, दक्षिण में छोटा रण मिलेगा। लूनी नदी के उद्गम की बात करें तो लूनी नदी का उद्गम आपका अजमेर ज़िले से होता है। कहाँ से? अजमेर ज़िले से। अजमेर ज़िले में नाग पहाड़ी है, पुष्कर झील वहीं पे निकट है, यहाँ से लूनी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। अब बात करते हैं कि लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियों की। तो ध्यान रखिएगा, लूनी नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं सब कहाँ से निकलती हैं? पूर्व अरावली श्रेणी से निकलकर और प्रवाहित होते हुए लूनी में मिल जाती हैं। पश्चिम से आने वाली इसकी कोई प्रमुख सहायक नदी नहीं है। तो लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में बात करेंगे तो सबसे पहली नदी आती है बंदी नदी। कौन सी नदी? बंदी नदी। ध्यान रखना, लूनी मेरी बंदी है, तो ध्यान रहेगा बंदी नदी किसकी सहायक है? लूनी की सहायक है। इसके बाद दूसरी नदी वो भी अरावली पर्वत से आती है, जिसका नाम है सुरकी नदी। कौन सी नदी? सुरकी नदी। तो बंदी, सुरकी दोनों लूनी की सहायक हो गई। तीसरी नदी की बात करें तो एक आती है बड़ी नदी है जवाई नदी। कौन सी? जवाई नदी। ठीक है, और जवाई की ही 2 सहायक नदियां हैं जो लूनी नदी अपवाह तंत्र में क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं, जिसमें से एक का नाम है खारी नदी। कौन सा? खारी नदी। तथा जो दूसरी नदी है उसका नाम है सुलेरी नदी। तो खारी और सुलेरी ये हो गई किसकी? लूनी की सहायक नदियाँ। ठीक है, बात करें लूनी नदी की तो लूनी नदी की दोस्तों लंबाई लगभग देखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है आपका? 495 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 495 किलोमीटर। राजस्थान में हम कह सकते हैं थार मरुस्थल में जीवन रेखा, गर्मी के मौसम में लूनी नदी की धारा टूट जाती है तथा इस पे पानी नहीं दिखाई देता है, परंतु बारिश के सीजन में इसमें पानी दिखाई देता है। लूनी नदी कई जगह क्या बनाती है? अंतःस्थलीय जलमार्ग बनाती है। मतलब ये ज़मीन में आप गड्ढा खोदेंगे तो आपका पानी निकल आएगा, जो कि लूनी नदी का तल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से निम्न, जैसे 4 ऑप्शन रहेंगे, निम्न में से कौन सी नदी अंतःस्थलीय जलमार्ग बनाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? लूनी नदी होगा।
ठीक है। फिर बात करें लूनी नदी के अपवाह तंत्र की, तो लूनी नदी का अपवाह तंत्र लगभग दोस्तों 37,500 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 37,500 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह तंत्र है, ठीक है। तो ये था किसके बारे में? लूनी नदी के बारे में। तो ये हमारी यहाँ की सारी नदियाँ समाप्त हुई। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला, सूरत किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे। भड़ौच किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। अहमदाबाद किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। एक और शहर यहाँ पर आता है, अगर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बनाया जाए या मैं बनाऊँ तो पूछेगा आणंद किन दो नदियों के बीच में स्थित है? आणंद एक डेयरी उद्योग के लिए फेमस जगह है, तो आणंद किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ, तो आणंद की बात करें तो आणंद साबरमती तथा माही नदियों के बीच में स्थित है। ध्यान रखिएगा इसको, आणंद किन दो नदियों के मध्य स्थित है? माही तथा साबर नदी के बीच। ये जब टफ क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें कि बड़ोदरा किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में। अब या तो ऑप्शन माही या नर्मदा या ताप्ती, यही हो सकते हैं। बाकी दो ऑप्शन आप हटा सकते हैं। तो बड़ौदा की बात करें दोस्तों, तो बड़ौदा आपको गुजरात में दक्षिण मुंबई के पास दिखाई देगा, ठीक है। सॉरी, मुंबई के उत्तर में दिखाई देगा। तो बात करेंगे क्या ताप्ती नदी हो सकता है? तो ताप्ती नदी नहीं होगा, ताप्ती जस्ट नीचे मुंबई है, फिर सूरत है, भड़ौच है, इसके बाद क्या पड़ेगा? बड़ौदरा। तो बड़ौदरा आपका माही तथा नर्मदा के मध्य स्थित है। तो ये नदियों के शहरों से बनने वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे अपन साबरमती से ले लें कि उदयपुर किस नदी के किनारे है? तो उदयपुर किसके किनारे होगा? साबरमती नदी के किनारे होगा। तो ये हो गए यहाँ से क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन हम बता सकते हैं कि लूनी नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी में है? तो अरावली श्रेणी में है। साबरमती का उद्गम किस पर्वत श्रेणी में है? तो आपका किस में है? अरावली में ही दिखाई दे रहा है। माही नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी में है? तो विंध्याचल में है। नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये मैकल श्रेणी में है। ताप्ती का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका सतपुड़ा श्रेणी में है। तो ये हो गए बड़ी नदियों से डायरेक्ट बनने वाले क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। नदियाँ लगभग हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम सिंगल छोटी नदियाँ देखेंगे। जैसे अपन पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों की बात करेंगे जो अरब सागर में गिरती हैं। केरल की कुछ नदियों की बात करेंगे। कुछ नदियों की बात करेंगे जैसे हम दामोदर नदी को लेंगे, हुगली नदी को लेंगे, और इस तरह हम नदी तंत्र क्या करेंगे? समाप्त। होने वाले अगले 4-6 लेक्चर में नदी तंत्र समाप्त हो जाएगा। जैसे ये नदियाँ खत्म होगी, हम नदियों का विभाजन पढ़ेंगे, किस किस आधार पर नदियों का क्या किया जाता है? विभाजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपवाह प्रतिरूप के बारे में, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, जो 14 प्रकार के हमारे अपवाह प्रतिरूप हैं वो किस प्रकार से हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।